everyone, my name is Sakshi, and in this session, I would be discussing the most important High Court judgments for the year 2021. Now, the importance of these High Court judgment is that you should be well aware of the regressive or the progressive development done by the judiciary. Secondly, being aware in general helps you prepare well for your judicial services examination. So let's just get started. The first judgment that we have to discuss is by Bombay High Court. Now, the case is P versus A because for the private matters or private issues where the parties do not want to disclose their name, the naming of the cases are done in such a manner. अब ये केस स्पेसिफिकली डील करता है जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सर्टेन गाइडलाइंस दिए विथ रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस. तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या क्या गाइडलाइंस दी? द फर्स्ट थिंग, प्रोटोकॉल वाइल फाइलिंग प्लीडिंग्स. जब भी प्लीडिंग्स फाइल होंगी तो क्या प्रोटोकॉल फॉलो होगा ऐसे मैटर्स में जो सेक्सुअल हरासमेंट के इशू से डील करते हैं. First, no personal identity to be disclosed. Yes, a lot of time people don't want their identity to get in public because of certain reasons कि बहुत बार लोग victimization का काम करते हैं, बहुत बार लोग अपने से ही ट्रायल शुरू कर देते हैं where they want to give out judgment, they want to judge people. So we don't want any such things, and if the person doesn't want to get disclose his or her identity, the same can be done. Secondly, ID proof of document to be returned to be retained by रजिस्ट्री. अब आईडी प्रूफ अगर रजिस्ट्री के पास रिटेन होता है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिकॉज दैट गिव्स अ चांस फॉर द पर्सन्स आइडेंटिटी टू गेट डिस्क्लोज. सो दिस हैज टू बी टेकन केयर. सेकेंडली, टाइटल्स आर टू बी anonymized in all further affidavits or documents by the parties. Fourthly, entire record to be kept in seal and not to be digitalized. Yes, while we are moving ahead इन अ एरा जहां पे हम हर चीज को डिजिटलाइज करते जा रहे हैं, कोर्ट ने कहा है कि जब कोई ऐसे मैटर्स हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट से डील करते हैं उन सबको हार्ड कॉपी में सील्ड कवर्स के अंदर ही रहने देना चाहिए. उसे अलग से डिजिटाइज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट विल अगेन रिजल्ट इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉपीज, इंफॉर्मेशन गेटिंग सर्कुलेटेड. तो उसे प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है. द अदर गाइडलाइंस वाइल हियरिंग ऑफ द केस, जब केस की हियरिंग होगी तो क्या क्या गाइडलाइंस है जो पार्टीज को कोर्ट को इन जनरल फॉलो करनी पड़ेगी. First, all hearings will be done in chamber or in camera through physical hearing only. Yes, online hearings नहीं होगी because वहां पे फिर वही चांसेस होते हैं चीजों के रिकॉर्ड हो जाने के, सर्कुलेट हो जाने के लिए. तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होना जरूरी है. एडवोकेट, लिटिगेंट और जो पार्टीज है बस वहीं पे मौजूद होंगे, उसके अलावा बाकी लोग इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के लिए मौजूद नहीं हो सकते. एनी फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग एनी पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. किसी भी तरीके की रिकॉर्डिंग या कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होना चाहिए. द अदर सेट ऑफ गाइडलाइंस जो कोर्ट ने यहाँ पे दी, restrictions to be followed for uploading or granting access to order or judgment. तो जब ऑर्डर्स निकलेंगे या जजमेंट पास होंगे तो उसके लिए किन किन चीजों को फॉलो करना जरूरी है. फर्स्ट, ऑर्डर शीट नॉट टू हैव नेम्स ऑफ द पार्टीज और विटनेसेस. यस, all orders and judgments will be delivered in private, that is to say not pronounced in open court and in camera only. If any order is to be released in public domain, this will require specific order of the court or permission may be granted. तो कोई भी ऑर्डर जो पब्लिक के लिए रिलीज करना है या पब्लिक इंफॉर्मेशन में जाना है उसके लिए पहले से कोर्ट की से परमिशन लेना जरूरी यहाँ पर होगा. मीडिया डिस्क्लोजर, यस, दिस पॉइंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार ऐसा हुआ है इवन इन द पास्ट वेयर पीपल वर इन्वॉल्व हु वर kind of celebrities or people who are part of certain managements of big shot companies. वहां पे मीडिया बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करता है. At times the information circulated is defamatory, derogatory and also results in reputation. एक और चीज जो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है that the person is accused. That means the person might get acquitted if the charges are not proved. Person might also get convicted if the charges are proved. तो कोई भी person accused है उसके साथ इस तरीके का व्यवहार या इस तरीके का बिहेवियर नहीं होना चाहिए जिस तरह से उसकी रेपुटेशन स्टेक पर जा सकती है. तो इन सबको ध्यान रखना जरूरी है. सो मीडिया डिस्क्लोजर के टाइम पर parties advocates are forbidden from publishing any information in media. Yes, आप सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन रैंडमली कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते. नेक्स्ट, विटनेस टू द एक्शन in addition to the usual oath must be given statement of disclosure, non-disclosure and confidentiality. Yes, जो भी केसेस के विटनेसेस होंगे उन्हें एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, मेकिंग श्योर कि वो किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन मीडिया को डिस्क्लोज ना करे.
Any breach of guidelines by any person will be considered as contempt of court. तो जिस तरह हमने ये लॉ बनाया है टू प्रिवेंट सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, वी ऑल्सो नीड टू safeguard the accused here unless and until the charges are not proved or unless and until the trial is not completed. तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए ये सर्टेन गाइडलाइंस बॉम्बे हाईकोर्ट ने इशू की है. मूविंग अहेड, ट्रांसजेंडर्स एज थर्ड जेंडर. नाउ दिस इज नॉट समथिंग जो अभी इस साल डिसाइड हुआ. दिस वाज वेल डिस्कस्ड, डिसाइडेड इन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बैक इन 2014. बट 2014 के जजमेंट के बाद भी अभी भी ट्रांसजेंडर एज अ कम्युनिटी बहुत सारे लेवल पर हर दिन फाइट करती है, हर दिन स्ट्रगल करती है, और अभी भी हमने उन्हें वो सारे राइट्स नहीं दे पाए हैं जो जनरली मेल्स और फीमेल्स को कंट्री में अलॉटेड है और कंट्री में दिए हुए हैं. सो देर आर सर्टन सेट ऑफ जजमेंट्स बाय हाई कोर्ट एंड देर आर सर्टन इनिशिएटिव बाय डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स जिन्होंने इंश्योर किया कि जो ट्रांसजेंडर एज अ थर्ड जेंडर हमने एक्नॉलेज किया कंट्री में, वो सही तरीके से एक्नॉलेज हो, दे गेट ऑल देयर प्रॉपर राइट्स एंड बेसिक liabilities. So the first is Sangeeta M versus State of Maharashtra. यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिस्कस किया था और डिसाइड किया था that trans person have a right to live anywhere in the country as per their wish. Police to protect the trans person who have been forced to leave Mumbai against their will. तो बेसिकली आप किसी भी पर्सन को इन जनरल फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, जैसे उनके पास राइट है कि वो इंडिया की टेरिटरी में कहीं पर भी डिसाइड कर सकते हैं, वो सारे राइट्स ट्रांसजेंडर के पास भी है. So if you're randomly forcing a person to leave a city or move from one place to another without their will, क्या वो बेसिक वायलेशन हो जाएगा उनके वायलेशन हो जाएगा उनके बेसिक राइट्स का? Yes. So this has to be taken care. The next is Karnataka government. The Karnataka government became the first state to provide 1% horizontal reservation for transgenders. Yes, a little bit done by the government of Karnataka, जहां पे horizontal reservation provide किया जाएगा across all the state government employment for transgenders. Hyderabad, Hyderabad started two specific medical facilities or clinics for transgenders. So the first two transgender clinic open in Hyderabad. There is a petition filed in Delhi High Court seeking separate toilets for transgenders in public. Now, what is the issue that transgenders face on daily basis is that if they go and try to use washrooms which are for females, the females find it very uncomfortable, they object to it, and if they try to use the washrooms which are designated for males, they there have been instances, there have been cases where they were sexually harassed in these washrooms. So there is a requirement for public washrooms specifically designated for transgenders. Rajasthan government approves an action plan for inclusive development of transgender community. So जो action plan Rajasthan government बना रही है उसमें वो transgender community को include कर रही है. Now it's not certain कि क्या क्या चीजें होंगी, but it could be a separate medical facility or maybe schools, colleges, maybe certain reservation and employment. वो धीरे धीरे हमें पता चलेगा what all things the government has been planning. The next is transgender community desk, which is started at Gachibowli. This is a place around Hyderabad in Telangana. और यहाँ पे स्पेसिफिकली वो डेस्क बनाई गई है जहाँ पे कोई भी ट्रांसजेंडर who faces any sort of trouble can approach the authorities to seek relief. Moving ahead, Madras High Court applauded the government of Tamil Nadu for doing certain acts for the development of transgender community as well as the LGBTQ community, that is the gays, lesbians, uh, queer, asexual, bisexual, in general the queer community. So directions were issued to conduct sensitization programs. Yes, the problem that in general the society face is कि अभी भी बहुत सारे लोग ट्रांसजेंडर्स को, क्वेयर कम्युनिटी को अपनी सोसाइटी का पार्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जनरल अंडरस्टैंडिंग. So we require a lot of sensitization program so that the community, entire LGBTQ community can be included as a part of general society. Next, proposed amendment to police conduct rules. Yes, the police have to be sensitized in such a manner that they are well equipped, well aware to handle all sorts of cases related to LGBTQ community. State government to come up with
policy for welfare of transgender person. Tamil Nadu State Judicial Academy has been conducting sensitization program for the purpose of the same. District Legal Service Authority अपने अलग-अलग awareness program चला रही है. They have been collaborating with different newspapers to come up with a lot of text, a lot of information related to the queer community. Training to be given to news reporters, ensuring that person belonging to LGBTQA community are addressed with due respect. Yes, a very important problem, in fact a concern that we face, that a lot of people do not know how to address the entire community, and we definitely need to work on that, making sure कि किसी भी कम्युनिटी के पर्सन को एड्रेस करते समय उसका किसी भी तरीके का कोई डिसरिस्पेक्ट ना हो. Central government to provide financial assistance for shelter homes, an online training program to enable issuance of identity cards for transgender person. So these are the initiatives specifically taken by Tamil Nadu government, and the same was applauded by the Madras High Court. Now another case is Pallavi Chakravarti versus State of West Bengal. यहाँ पे सवाल ये उठा कि जो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम हो रहा है फॉर द पुलिस, that is the post of sub inspector as well as the sergeant in Kolkata Police Department, वहां पे transgenders as a third gender included क्यों नहीं है? When the matter was brought to the High Court, West Bengal High Court issued directions that along with male, female transgender should be included, and the same was taken care by the government, जहाँ पे state government ने जो भी एग्जाम्स हो रहे थे फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ पुलिस पर्सनल्स, वहां पे ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड किया. Queer Rhythm versus National Medical Commission. So the matter is from Kerala High Court, where National Medical Commission to review queer phobic tests from medical course book. अब एक और दूसरी दिक्कत जो हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि there's a problem that there is very little text available for general people to read, to understand, to make themselves aware for the queer community and understand what exactly queer community is. Secondly, there are certain text which is there available which talks about the queer community in a very disrespectful manner, in a very derogatory manner. So Kerala High Court issued a direction कि ऐसा कोई भी text जो disrespectful manner में बुरी तरीके से एड्रेस कर रहा है, डेरोगेटरी मैनर में बात कर रहा है, वो सारा टेक्स्ट दोबारा से रिव्यू होना चाहिए एंड इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द बुक, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 17, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Kavita Nityanand Shetty versus State of Maharashtra. Bombay High Court issued guidelines specifying that person attacked with corrosive substance eligible for compensation and rights under राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट. यहाँ पे सवाल ये उठा कि कोई भी पर्सन जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है या किसी भी तरीके का कोई कोरोसिव सब्सटेंस से अटैक हुआ है एंड द पर्सन हैज मे बी लॉस्ट आई साइट, मे बी लॉस्ट अ पर्टिकुलर limb or a particular capacity of a particular body organ, in that case will that person be considered as a disabled person, and क्या इस डिसेबल पर्सन को हम एलिजिबल कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पनसेशन अंडर राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट. सो यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यस, वेरी मच. रीजन बी अ पर्सन डिसफिगर्ड ड्यू टू वायलेंट असॉल्ट्स by throwing any corrosive substance will be considered as an acid attack victim. Secondly, the right of persons with disability act, an acid attack victim will be considered to be a person suffering from specified disability. The disability should not be confined to disfigurement by throwing of acid only. Such disfigurement could be due to throwing of similar corrosive substances. क्योंकि डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए नहीं है जो बाय बर्थ डिसेबिलिटी सफर कर रहे हैं और मे बी ड्यू टू सर्टेन एक्सीडेंट, बट इट इंक्लूड्स any sort of disability which a person is suffering, maybe by birth or due to any incident in their life, which also includes the acid attack victims or any attack through any corrosive substance. Marital rape, a valid ground for divorce. Now, this was a well discussed case by Kerala High Court, where obviously the parties have not disclosed their identity. In this case, Kerala High Court went on
giving a lot of comments related to the general structure of society, the marital क्या बोलना चाहिए जो कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है मैरिज का वो, एंड द राइट्स ऑफ अ पर्सन इन अ मैरिज. So in this particular case, the wife suffered from domestic violence. She was also a victim of forced sexual intercourse by her husband, and she was seeking divorce. कोर्ट ने यहाँ पे कुछ चीजों पे comment किया, and these are the things which shows the progressive behavior of Kerala High Court and something which the society in general should be considering. So first thing, the court says that in the modern social jurisprudence, spouse and marriage are treated equally and husband cannot claim supremacy over the wife. Yes, the husband is not the master, and husband and wife in general are on the equal footing. They share equal rights and liabilities. तो यहाँ पे husband की कोई भी supremacy consider नहीं होना चाहिए. Secondly, treating wife's body as something owing to husband and committing sexual act against her will is nothing but marital rape. और क्या ये marital rape ground for divorce है? Yes. The court also went on saying that it's high time that marital rape should be considered as a criminal offense along with a ground for divorce. It also said that while marital rape is not a criminal offense, it does amount to cruelty and therefore wife is entitled to divorce. And along with, they are of the opinion कि इसे offense बनाना चाहिए. They also went on saying that spouses do have a choice to enter into a marriage, but they do not have a choice to come out of it. Matlab, the moment you turn 18, you have the right to choose your partner, marry a person as per your own wishes. But if you want to divorce that partner, this is not a right that can be exercised by individual. For this, the person has to come to the court, which in general results in elevating their issues, their problems, and also the time which is gone as a matter of the hearing or as the matter of the case goes. ये सारी अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, आपके जीवन की जो भी इश्यूज है उनको एलिवेट करता है. सो वी रियली नीड अ मैकेनिज्म, अ सिस्टम जहां पे पर्सन अपनी मर्जी से उस रिलेशनशिप का पार्ट बन जाए और अपनी ही मर्जी से उस रिलेशनशिप से बाहर भी आ सके. द नेक्स्ट केस इज जमायत उलेमा ए हिंद गुजरात वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि ये जो एक्ट आया है, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021, इट इज वायलेटिव ऑफ राइट टू रिलीजन एंड राइट टू लाइफ इन जनरल, बिकॉज ये कन्वर्जन पे रोक लगाता है और इन जनरल लोगों के रिलीजियस राइट्स को कर्टेल करता है. द कोर्ट वेंट ऑन क्लैरिफाइंग that if there is any inter-religious marriage without any coercion or fraud or allurement, that should not be treated as an offense. The bench responded by saying that while the act does not make inter-religious marriages an offense, conversion by virtue of marriage is made an offense. तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि हम हर मैरिज जो कन्वर्जन के थ्रू हुई है उसको ऑफेंस नहीं मान रहे हैं, उससे गलत नहीं मान रहे. हम सिर्फ उन मैरिजेस को गलत मान रहे हैं, उन कन्वर्जन को गलत मान रहे हैं जो फ्रॉडलेंट मैनर में हुए हैं, जो झूठी प्रोमिस करके हुए हैं, या इस तरीके से हुए हैं जहां पे एक किसी इंसान के साथ धोखा हुआ है. तो ऐसी वो सारी चीजें जहां पे कोअर्जन, फ्रॉड, अलरमेंट है, वो चीजें गलत है. बट एनी पर्सन जिसने अपने होशो आवाज में अपनी मर्जी से कन्वर्ट किया है और फिर शादी की है, उस पर्सन को, उसके एक्ट को हम किसी भी तरीके से गलत कंसिडर नहीं कर रहे. MP High Court waives cooling off period under Section 13B of Hindu Marriage Act. Yes. So 13B में there's a requirement, a statutory requirement of a period of 6 to 18 months. So the person who's going ahead filing for divorce for the ground of using the ground of mutual consent, उनके पास ये एक तरीके का स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट था कि आपको 6 से लेकर 18 महीने तक का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स आगे जाएगी. कोर्ट ने यहाँ पे स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर रिलाई किया इन द केस ऑफ पंकज राजपूत वर्सेस कीर्ति राजपूत एंड अमरदीप कौर वर्सेस हरवीन सिंह. और कोर्ट ने यहाँ पे एक ही चीज को दोबारा से दोहराया है, मेकिंग इट एक्सप्लिसिट फॉर एवरीबडी, दैट इज कूलिंग ऑफ पीरियड एज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कैन बी वेव्ड ऑफ. वो कौन सी सिचुएशन है जब हम इस 6 से लेकर 18 महीने के पीरियड को वेव ऑफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या उसको किसी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं. पहला, under section 13b, period of 1 year under section 13a is over before the first motion. So जो भी पहली हियरिंग हुई है, अगर उस टाइम पर पार्टीज ऑलरेडी शो करती है कि वो पिछले 1 साल या 1 साल से ज्यादा से अलग रह रहे थे, तो ये पहला ग्राउंड हो गया. सेकेंडली,
इफ द पार्टीज आर एबल टू शो कि उनके बीच में सारी काउंसलिंग, मीडिएशन, कंसिलेशन सब कुछ फेल हो चुका है, द ओनली वे टू सेटल द डिस्प्यूट इज थ्रू द डाइवोर्स. Thirdly, parties have sought all their issues regarding the custody of the child, the maintenance, the alimony. वो अपने बीच में सब कुछ म्यूचुअली सॉर्ट कर चुके हैं. एंड thirdly, ये वेट को बढ़ाना या इस पीरियड तक वेट करना इन जनरल उनके एगनी को बढ़ाएगा, उनके प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा, उनके जनरल लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनको बढ़ाएगा. तो वो ऑलरेडी अलग रह रहे हैं, वो सारे इश्यूज जो डाइवोर्स के थ्रू आ सकते हैं म्यूचुअली डिस्कस कर चुके हैं, एमिकेबली डिसाइड कर चुके हैं. उनके बीच में जितने भी तरीके थे रिकंसिलेशन के वो सब कुछ फेल हो चुके हैं. और टाइम को बढ़ाना सिर्फ उनकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा. अगर ये चार एस्पेक्ट्स किसी के केस में क्लियर होते हैं, the court has all the rights to waive off the cooling period. XYZ was the state of Maharashtra. Individual with poor mental health may not be mentally ill. Yes, a lot of people might suffer certain issues which might result in poor mental health, maybe a kind of a depression, maybe a prolonged period of sadness, but that does not mean that they are completely insane people. Or because of depression, because of certain mental issues, if they want to go ahead, terminate their pregnancy, or want to go ahead and do certain acts which are good for their mental health, there is no such body who should be stopping them. तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला? The court allowed actually a 18-year-old unmarried girl to go ahead and terminate her 26 weeks pregnancy. Reason being, she comes from a poor background. She has no means of financial support. And thirdly, she suffers from mental trauma because of which she will not be able to carry the child or go ahead with the pregnancy, because once giving birth to the child would be her sole responsibility, and in such a manner the court allowed her to go ahead and terminate the pregnancy. Now why this became important? Because in general up to 24 weeks the limit is set under the abortion act, under the medical termination of pregnancy act. And here the court went on and allowed a girl to terminate her pregnancy where she was 26 weeks pregnant. So X versus Union of India, the Telangana High Court went on saying that life of fetus not at higher pedestal than mothers. Yes. तो जब भी कभी ऐसा कोई इशू आएगा जहां पे a woman who is pregnant, who is carrying a child, wants to go ahead and abort the child, we should be considering the health, the life of the mother on a higher pedestal as compared to the fetus. Fetus basically the child who is yet to be born. So court went on saying that right to make choice regarding termination of pregnancy is a facet of right to life under Article 21 of the Constitution, and every woman has that right. तो कोई भी इंसान या in general if the society or the family is pressurizing to continue with the pregnancy because the life of the unborn child should be given more importance, that would be wrong. Secondly, it is inhuman to subject a woman who is 24 weeks pregnant the legal referendum, since the infringement of right to life of rape victim outweighs the right to life of the child in a womb. So if the woman has become pregnant because of the incident act of rape, she should not be forced to continue with the pregnancy. Unikrishnan versus State of Kerala. Now, this case talks about that the rape survivor habituated to sexual intercourse or being easy virtue is not a ground to dissolve or absolve the liability of the accused. So basically, the accused went on arguing that the women used to spend time with him, she was very friendly with him, and because of this, the act happened. The court specifically mentioned that a woman being easy virtue, a woman being very friendly, does not mean that the man has a right to commit rape on her. So a rape survivor, even assuming that the victim is previously accustomed to sexual intercourse, that is not decisive question. On the contrary, the question is which is required to be adjudicated here. Did the accused commit rape on the victim on the occasion of complained of? It is the accused who's on the trial and not the victim. So यहाँ पे जो accused है हमें उसका ट्रायल करना है ना कि victim का. हमें victim के character पे in general question नहीं करना है. Even if the women did went ahead, consented for couple of
incidents of sexual intercourse, but that one time when she resisted and the person or the man forces himself upon her will be considered as a rape. State versus Shubham Singh. So, contravening reproductive autonomy through abortion takes away consent for sexual act. So, court went on saying, Delhi High Court judgment, that while parties in a consensual relationship may be on an even kneel, which sexual relations are of a consistent or long duration, the act of contravening reproductive autonomy through multiple pregnancy and abortion takes away the element of consent which may be given for the sexual act itself. So there was a situation where a couple has been indulging in consensual sexual intercourse, but there have been a lot of instances where the women got pregnant and she was forced to abort the child. So she was taken away the autonomy to decide for her body, to decide for the life of the child. तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी मैन इन जनरल किसी भी वुमेन को फोर्स कर रहा है टू अबॉर्ट द चाइल्ड इरिस्पेक्टिव और अगेंस्ट हर विशेस, हम जनरली मान के चलेंगे कि वो उस पर्टिकुलर वुमेन के जो भी सेक्सुअल रिलेशंस रिलेटेड राइट्स हैं वो सारे उसे छीन रहा है. तो अगर विमेन ने कंसेंट भी दिया है, हम उस कंसेंट को यहाँ पे होल कंसेंट कंसिडर करके नहीं चलेंगे. Kerala High Court creates separate form without father's details for death birth certificates of person born to single unwed mothers. A lot of question और issue comes in general in the society जहाँ पे कोई भी single mother है या a woman who has given birth to a child through assisted reproduction techniques या फिर surrogacy and they have become mother. हर बार ये सवाल उठता है who is the father. In general the women is questioned. स्कूल में एडमिशन कराते समय, कोई भी सर्टिफिकेट बनवाते समय. सो कोर्ट ने कहा कि इन सारी चीजों को रोकने के लिए आप एक अलग फॉर्म निकाल दो. आप इस तरीके से एक फॉर्म डिजाइन करो जहां पे सिर्फ मदर के नाम की जरूरत हो, फादर के नाम की जरूरत ही ना हो. तो दिस विल गिव अ रिलीफ टू ऑल द वुमेन who are either unmarried, who are single, and mother to a child, and would want to take care of the child as a single mother. Right to live with dignity for mentally ill prisoners. So Kerala High Court directed the state government to set up a mental health establishment as stipulated in section 306 103 subsection 6 of Mental Health Care Act in at least one prison in the state for the well-being of such prisoners. अब इन जनरल मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सारे इश्यूज है कंट्री में. पहला, हम जनरली अभी भी मेंटल हेल्थ को एक बड़ा कंसर्न नहीं कंसिडर करते. दूसरा, पीपल कमिंग फ्रॉम प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी और एलिट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैव ऑल द वेज टू अप्रोच अ साइकेट्रिस्ट और टेक सर्टन हेल्प. अभी भी लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी में ये चीजें इन जनरल लोगों के पास अवेलेबल नहीं है. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है प्रिजनर्स के साथ. Prisoners suffer a lot while they are locked up in jail. They might have remorse, they might have guilt, they might have redemption, they might have a kind of frustration, anger, and they have no way to completely get rid of such emotions. So, prisoners suffer a huge amount of issues with regard to their mental health. जब भी कभी फिजिकल हेल्थ रिलेटेड कोई इशू होता है तो हम प्रिजनर्स को उनके लिए जनरल मेडिकल हेल्थ केयर जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं. बट मेंटल हेल्थ केयर के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है. इनफैक्ट हम आज तक इस चीज को कभी एक्नॉलेज भी नहीं करते आए हैं. सो केरला हाईकोर्ट ने कहा कि अब वो टाइम आ चुका है जहां पे हमें लिटरली सेटअप की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, एटलीस्ट एक प्रिजन में जो हेल्प कर पाए ऐसे सारे प्रिजनर्स को जो मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं या जिनके मेंटल हेल्थ के इश्यूज धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं. If families of acquitted mentally ill person refuse to take care, the state government shall take steps for their rehabilitation. Yes, at times prisoners lose their mental ability while they are locked up, and once they are released, the family decides not to take care of them. ऐसे में the people just land up on the streets in a very vulnerable situation. It's the duty of the government to take care of all such people. Reena Chadha versus Government of NCT Delhi. Delhi High Court allowed online registration of marriage through video conferencing. Yes, a question came up that because of pandemic, जब सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, आप इन जनरल कोर्ट की हियरिंग्स को ऑनलाइन करते जा रहे हो, तो क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या शादी का?
So the couple was residing in a different country, US, and they wanted a marriage certificate. The government here, the registrar, actually asked them to come down to the country to get their marriage certificate prepared, which was not possible for them, obviously due to the ongoing pandemic. यहाँ पे उन्होंने जब दिल्ली हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया, द दिल्ली हाई कोर्ट डिसाइडेड दैट वी हैव रीच्ड द सिचुएशन जहां पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना फिजिकल प्रेजेंस दर्ज करवा सकते हो। तो आपका फिजिकल प्रेजेंस लिटरली फिजिकली उस पर्टिकुलर प्रेमाइस में आना जरूरी नहीं है। ये काम अगर आप ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी करवा रहे हो तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये किया जा सकता है? यस। So finally, the court allowed the registration of marriage through video conferencing. Dev Ranjan versus the Secretary, Tamil Nadu. Madras High Court decided that cinema halls should be providing with drinking water. So now two questions arise here. First, cinema hall do not let people carry water bottles, citing that बहुत सारे सिक्योरिटी पर्पस होते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन होते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि लोग पानी अंदर कैरी करें। एंड देन द रेस्टोरेंट्स विच सर्व वाटर सेल इट ऑन अ वेरी हाई प्राइसेस। तो क्वेश्चन यहाँ पे उठा कि पीपल आर नॉट अलाउड टू कैरी वाटर बॉटल्स एंड द water bottles which are sold within the premise of cinema hall are so expensive that not everybody can afford it. तो क्या ये basic rights के वायलेशन नहीं हो गए? कोर्ट ने कहा yes. So court said that all the cinema halls have the responsibility. Either you let people carry water bottles or you provide proper drinking water facility within the cinema premise. So आप किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हो एक्सपेंसिव वाटर बॉटल खरीदने के लिए। A2Z Infra Services Limited versus NDMC. Now, Delhi High Court decided that World Bank cannot be considered as a government agency. सवाल उठा कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो वर्ल्ड बैंक से आती है, तो बेसिकली दो कंपनीज के बीच में टसल चल रहा था। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे ऑनर नहीं किया, सेइंग दैट द कंपनी इज बीन कंसिडर्ड और ब्लैक लिस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, और इसीलिए हम इस कंट्री के साथ इस कंपनी के साथ जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम इसे ऑनर नहीं करेंगे। When the matter went to the court, the party जिसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रिजेक्ट हो गया था उसका यही कंटेंशन था कि जब हमने इंडिया में किसी भी कंपनी के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया, हमारे बिजनेसेस कंप्लीटली फेयर रहे हैं। सो व्हाट वर्ल्ड बैंक थिंक्स और मे बी वॉट एवर वर्ल्ड बैंक डिसाइडेड ईयर्स बैक, वो हमारे बिजनेस को आज के दिन क्यों इम्पैक्ट कर रहा है। सो गवर्नमेंट हियर was of the opinion कि हम कंप्लीटली वही कंसिडर करेंगे जो वर्ल्ड बैंक मान के चलता है। कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि जो भी इंटरनेशनल बॉडीज है लाइक वर्ल्ड बैंक, हम इसे गवर्नमेंट एजेंसी की तरह कंसिडर नहीं करते। सो इवन इफ द वर्ल्ड बैंक हैज ब्लैक लिस्टेड अ पर्टिकुलर कम्युनिटी फॉर देयर ओन बिजनेसेस और फॉर व्हाटएवर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जब तक इंडिया में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, हम वर्ल्ड बैंक की ब्लैक लिस्टेड चीजों को इंडिया में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इंडिया के लिए गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है। वो हमारे लिए कोई अथॉरिटी नहीं है जो हमें इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा दे। Medico's Legal Action Group versus Union of India. So Bombay High Court went on saying that the services by doctors, medical professionals to be covered under Consumer Protection Act of 2019. So it was a PIL file डिमांडिंग कि कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विसेज के अंदर आएगा या नहीं आएगा। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो डेफिनेशन है सर्विस की, विल दैट इंक्लूड डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स और नॉट? बॉम्बे हाई कोर्ट वेंट ऑन सेइंग कि यस इट डज इंक्लूड दैट, एंड एनी सॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, एनी सॉर्ट ऑफ deficiency in services would make doctors and medical professionals liable for the The last case to discuss is Tata Sons Private Limited versus Hakuna Matata, Tata Founders. A particular case came up in front of Delhi High Court जहां पे ट्रेडमार्क को लेके सवाल उठे। ट्रेडमार्क का इशू ये था that there is a UK US Hakuna Matata Tata Founders and Tata Bonus engaged in the sale of crypto using the Tata trademark. तो सवाल उठा कि जो टाटा का ये ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं, क्या ये इससे इन जनरल जो टाटा की रेपुटेशन है वो हैम्पर करेगा या नहीं करेगा। While they were discussing this, the question came up कि सीपीसी और हमारे ट्रेडमार्क
एक्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है या इसका जुरिस्डिक्शन बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री है. कोर्ट ने कहा कि दीज आर द लॉज, these are the enactments which are completely territorial in nature, और ऐसा कोई भी चीज जो आउटसाइड द कंट्री होता है वहां पर सीपीसी और ट्रेडमार्क एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. So with this, I'm going to end my session here. We would be meeting soon with another session where I would be discussing all the current legal developments in the last month of December and few weeks of January. And the next thing that I would want to tell you that we have already started with MPCJ crash course batch. You can enroll to in the same batch. There's also the booster series going on in general preparation for MPCJ. Please go ahead and check it out. Thank you.